हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विष्णु बादल है और हम स्टैंडर्ड 10 की मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम ले रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 है एंड इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। चैप्टर नेम इज़ रियल नंबर्स। सो हम आशा करते हैं कि इस तरह से जो रियल नंबर्स हैं आपको उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी पहले से ही लोअर स्टैंडर्ड्स में हो चुकी होगी। हमें बस उन रियल नंबर्स की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हुए अपने सम्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यूज़ द यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना आपको पता ही होगा कि हमने बचपन में किस तरह से सीखा हुआ है। बस यहाँ पर एक ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम नाम का टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को हमें समझना है और इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है। तो ये एक्चुअली ये कोई स्पेशल टर्म नहीं है या कंसेप्ट नहीं है, ये सिंपली जो हम बचपन से डिवीज़न सीखते आ रहे हैं वही डिवीज़न है, उसी का अप्लाई करके हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये एचसीएफ की फाइंड आउट करने की डिवीज़न वाली मेथड है जो यूक्लिड ने फाइंड आउट की थी, इसलिए इसे यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम कहा जाता है। अदरवाइज़ हम जो फैक्टराइजेशन करके कॉमन नंबर्स लेकर के जो फाइंड आउट करते थे उस तरह से भी एचसीएफ निकलता है, बट एग्जाम में स्पेसिफिकली इसी मेथड का यूज़ करके सम पूछे जाते हैं। तो हमें इस मेथड को सीखना ज़रूरी है हमारे स्टैंडर्ड 10 के बोर्ड एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। सो अब हम स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व कैसे करना है। सो अब यहाँ पर हम बचपन से जानते आए हैं तो हमें इस कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो पहले मैं यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको बता देता हूँ कि ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम क्या होता है। एक्चुअली ये यूक्लिड डिवीज़न जो लेमा है वर्ड ये भी हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है, यूक्लिड डिवीज़न लेमा करके दिया हुआ है, ठीक है। एंड उसके बाद में आता है ये एल्गोरिथम। तो पहले तो ये लेमा का मतलब समझ लीजिए कि लेमा का मीनिंग ये रहता है कि आपने कोई कंसेप्ट जो है वो प्रूव कर दिया है, एक स्टेटमेंट है या एक थ्योरी है जो प्रूव कर दी है और ये थ्योरी आगे उसी तरह के दूसरे सम्स में भी अप्लाई की जा सकती है, तो उसे प्रूवन फैक्ट बोल सकते हैं कि ये फैक्ट प्रूव हो चुका है। उसे ग्रीक लैंग्वेज में लेमा कहते हैं, इसलिए इसे लेमा वर्ड यहाँ पे यूज़ किया गया है इसे डिफाइन करने के लिए, इसे नॉमिनेट करने के लिए, नाम देने के लिए। तो ये यूक्लिड ने किया था, इसलिए यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहा जाता है। ये सिंपली और कुछ नहीं है, जो हम नॉर्मल डिवीज़न करते आ रहे हैं वही है। जैसे कि हम यहाँ पे डिवाइड अगर करते हैं कि ये 7 है, इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और यहाँ बचेगा 1। तो इस केस में हमें पता है कि हम बचपन से सीखते आए हैं, तो इसे हम कहते हैं डिविडेंड, इसे कहते हैं डिवाइज़र, राइट, और इसे कहते हैं कोशिएंट। जो डिवीज़न करने के बाद आंसर आता है उसे कोशिएंट कहते हैं। नीचे जो अगर कुछ बच जाता है तो उसे रिमाइंडर कहा जाता है। और इनके कंसेप्ट के, इनके बीच के रिलेशन को ही ये यूक्लिड का डिवीज़न लेमा कहा जाता है। जैसे कि अगर मुझे ये 7 नंबर को मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो ये एक्चुअली ये 7 नंबर जो है ये 2 और 3 का मल्टीप्लाई है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवीज़र और क्वेश्चन को, तो ये 2 3 जा 6 होता है और उसमें जो पीछे नीचे रिमाइंडर बचा हुआ है उसको अगर ऐड कर देता हूँ तो ये फिर से 7 आंसर हो जाता है। देखिए 7 = 7 आ जाता है। इट मीन्स ये बनता है हमारा यूक्लिड का डिवीज़न लेमा कंसेप्ट, जिसको हम पहले जानते हैं ऑलरेडी। अगर इसको फुल फॉर्म में लिखा जाए तो इस तरह से लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो ये बन जाता है एक्चुअली फार्मूला, और इसी फार्मूला को फिर कहा जाता है कि ये हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है। डिवीज़न यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम। अब एल्गोरिथम का मतलब बस सिंपली हमारी बुक में डेफिनेशन भी दी हुई है कि एक पर्टिकुलर सेट स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर वे होते हैं जो ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए गए हैं या ऑलरेडी सेट हैं, एस्टेब्लिश हैं। उन्हीं स्टेप्स का, उन्हीं टेक्निक्स का यूज़ करके हर एक सम को, इस तरह के ऐसे फाइंड आउट करने वाले हर एक सम को सॉल्व किया जा सकता है, तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। या किसी भी तरह मैथ्स की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक फिक्स स्टेप जो होते हैं उनको यूज़ करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, उस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, तो उसे एल्गोरिथम कहते हैं। ये उसकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एल्गोरिथम की, आप चाहें तो डेफिनेशन अंदर देख सकते हैं। देन अब इसी कंसेप्ट को हमारी बुक के अंदर थोड़ा शॉर्ट में दिया हुआ है कि जो हमारा डिविडेंड है उसको हमें सपोज कर लेना है। कई बार हमारी बुक में ए दिया हुआ है, कहीं सी दिया हुआ है। हम एक चीज़ पकड़ के चलते हैं कि हम ए ले रहे हैं, कि जब भी डिविडेंड लेंगे तो हम उसे ए सपोज करेंगे। तो डिविडेंड को हम ए मान लेते हैं कि शॉर्ट में हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन डिवाइज़र को हम यहाँ बी से डिनोट करेंगे, बी, एंड देन क्यू को क्यू ही रहने देंगे तो वो स्मॉल क्यू की तरह दिखाएंगे और इस आर को स्मॉल आर से दिखाएंगे। ये फार्मूला हमारी बुक के अंदर दिया हुआ है और इसी को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए हमें हमारे एचसीएफ को फाइंड आउट करना है। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट हो जाएगा। और इस चीज़ में कोई कंडीशन भी पीछे दी हुई है। उस कंडीशन का मतलब क्या है कि जो ये आर होता है, ये आर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आर हमारा जो डिवाइज़र, इसको हमने बी माना है, ठीक है, इसको बी माना है, इसको क्यू माना है और इसको ए माना है,
डिविडेंड को, तो जो हमारा आर है वो हमेशा बी से छोटा ही होना चाहिए। और हमें पता है ना कि जब हमारा आर रिमाइंडर बी से छोटा होता है या हमारे डिवाइजर से छोटा होता है तो हम उसे डिवाइड नहीं करते हैं, वो हमारा रिमाइंडर बचता है, या तो फिर हम उसे डेसिमल में लेकर जाते हैं। इसका मतलब ये जो आर है वो हमेशा बी से छोटा होना चाहिए। इट मीन्स जो बी है इस आर से बड़ा होना चाहिए। अगर ये इक्वल भी हो जाएगा, अगर 2 भी आ गया यहाँ पे, तो 2 1 जा 2 हम डिवाइड कर सकते हैं। सो ये हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। अगर रिमाइंडर को अगर रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, दिखाना है, तो बी से बड़ा ही, बी हमेशा बड़ा होना चाहिए रिमाइंडर से। देन इसके बाद में अगर आगे कहानी में चलते हैं तो ये आर, एक और चीज़ है कि आर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, मीन्स सम कंप्लीटली डिविजिबल है। लास्ट में कुछ बच ही नहीं रहा है, डिवाइड करने के बाद में 0 बच रहा है, तो इन दैट केस रिमाइंडर कुछ भी नहीं है। ठीक, पूरा का पूरा डिवीजन हुआ है। सो ये जो आर है वो 0 से भी बड़ा होना चाहिए। मीन्स आर जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो उसे रिमाइंडर कंसीडर करेंगे एज ए रियल नंबर, एक डिजिट की तरह कंसीडर किया जाएगा। 1 2 3 4 5 कुछ भी आ सकता है यहाँ पे रिमाइंडर। और आर ये बी से छोटा होना चाहिए, इस कंडीशन को याद रखना है। कि कई बार यहाँ पर ऐसा भी दिया रहता है कि ये इक्वल टू बी है, तो आर इज इक्वल टू 0 भी आता है, कंप्लीट डिवीजन हो गया तो रिमाइंडर 0 भी आ सकता है, पॉसिबल है। सो एक ये कंडीशन इस तरह से दी रहती है, इसे आपको समझना है और याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में इसके बेस पर भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देन अब आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो हमें बार बार इसी फॉर्मूला का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये हमारा कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन हो गया और अब आगे चलते हैं। सो इस तरह के सम्स को सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ये देखना पड़ता है कि दोनों में से नंबर बड़ा कौन सा है। सो यहाँ हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये 135 जो है ये छोटा नंबर है 225 से, तो जो नंबर छोटा होता है उसी से हमें डिवाइड करना होता है। हम इस फॉर्मूला का यूज़ भी करेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा a इज इक्वल टू बी क्यू, मीन्स बी मल्टीप्लाई क्यू, मैं मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, प्लस आर। ठीक है, और इसी तरह से हमको हॉरिजॉन्टल वे में इस सम को नंबर्स के साथ में सॉल्व करते हुए जाना है। लेकिन आप डायरेक्टली इस तरह से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है और रफ वर्क भी काफ़ी सारा करना पड़ता है। सो आप डायरेक्टली करने जाओगे तो मिस्टेक हो सकती है, तो आपको साइड में ही पैरेलली करना है। आपको अलग से किसी रफ पेज में जाकर के सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जब एग्जामिनर चेक भी करता है सम्स को, तो साइड में देख लेता है कि बच्चे ने प्रैक्टिस जो रफ वर्क है वो सही किया हुआ है। तो अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो वो उसे कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ राइट लिखा है, यहाँ रॉन्ग लिखा है, तो इतना कंसिडर कर लेते हैं। तो मार्क्स अगर अच्छे एग्जामिनर होते हैं चेक करने वाले, तो कट नहीं करते हैं मार्क्स को। सो हम यहाँ पे लेना स्टार्ट करते हैं। ये 225 और यहाँ पे हमने डिवाइड किया 135 से। सो डिवाइड करने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो इसको 2 जा करते हैं तो 13 2 जा 26 हो जाता है, और ये 22 है। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा तो हम 1 जा ही लेंगे, तो ये आ जाएगा 135 1 जा 135, माइनस करेंगे 0, 12 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर 9, और ये हो जाएगा 0। तो ओके, देन 90 आया। अब ये जो 90 रिमाइंडर बचा है, इस चीज़ को हमें इसी तरह से यहाँ पर लिखना है। तो हमारा ए की जगह पे हमने क्या लिया है 225, बी के प्लेस पर हमने क्या लिया है। तो अगर आपको समझना है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। अगर याद ना रहे, कन्फ्यूजन हो जाए क्या ए लिखना है क्या बी लिखना है, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, उनको डिनोट कर सकते हो। ये ए है हमारा, ये बी है, ये क्यू है, और ये हमारा आर है, स्मॉल आर। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पे ए के प्लेस पे 225, बी 135, क्यू 1 हो जाएगा, प्लस आर हमारा 90 आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको जो ये हमारा आर, उसी आर से हमको वापस हमारा जो नंबर्स बचे हुए हैं उन नंबर्स को डिवाइड करना है। इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, तो दूसरी टेक्निक में आगे, अब ये आर तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी आर का यूज़ करके हमको अपना ओरिजिनल नंबर जो है डिवाइजर, अब उसको वापस फिर से डिवाइड करना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या सेपरेटली भी कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ 90 से 135 को डिवाइड करूँगा। सो 90 2 जा 180 होता है, और ये 30 नहीं है तो बड़ा हो जाएगा, फिर से 1 जा ही लेना पड़ेगा। सो ये 90 हो जाएगा, देन माइनस करेंगे, ये 5 आएगा, 13 माइनस 9 करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। सो अगेन फिर इसी चीज़ को हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि अब यहाँ पे हमारा ये है, हमारा बी हो गया, जो हमारा आर था वो हमारा बी बन गया, और जो हमारा बी था यहाँ पर वो हमारा अब ए बन चुका है, और रिमाइंडर हमारा नया आ गया है। तो फिर से अब यहाँ पे लिखोगे तो सेकंड केस के लिए हमने क्या लिया है, ए की प्लेस पर 135, और बी के प्लेस पर लिया है हमने 90, और क्यू के प्लेस पर हमारा आंसर आया 1, और रिमाइंडर हमारा आया है 45। ठीक है, ए 135, बी 90, क्यू 1, और ये आर। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम देखें तो एक और स्टेप, अभी भी हमारा डिवीजन पूरा हुआ नहीं है, अभी भी रिमाइंडर बच रहा है। ये कब तक हमें करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर पूरी तरह से 0 नहीं हो जाता है, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक हमें ये करते ही जाना है। सो नेक्स्ट अब इसके आगे वाला टर्म लेंगे, तो ये मैं यहाँ से मिटा करके यार यहाँ लिख रहा हूँ, और ये 45 फिर से आगे जमा करेंगे, और ये जो बी है फिर ये ए की जगह पर आ जाएगा ना। 45 2 जा हमें पता है 90 होता है, अब यहाँ माइनस करते हैं तो 0 0 आ रहा है, ये यहाँ पर हमारा ख़त्म हो गया, ये बचा अपना रिमाइंडर। ठीक है, और ऊपर आ गया ये क्वोशिएंट, ये हो गया हमारा ए, ये अब जो आर था वही बन गया है अब हमारा बी। ठीक है, सो अब ए के प्लेस पर मैं लिखने जा रहा हूँ 90, और बी के प्लेस पे लिखने जा रहा हूँ 45,
क्यू के प्लेस पे लिखेंगे 2 एंड आर के प्लेस पे लिखेंगे 0। ठीक है। सो अगर आप गौर से देखोगे तो आपने किस नंबर से डिवाइड किया, वो नंबर जिससे आपने एक ए को या डिविडेंड को डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो आपका डिवाइज़र ही आपका एचसीएफ होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इन सम्स को सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर जो लास्ट में जिस जिस डिवाइज़र से हमने डिवाइड किया है और रिमाइंडर हमारा 0 आता है, उसी डिवाइज़र को एचसीएफ कहा जाता है। और यही है हमारा यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम की टेक्निक, जिससे एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सो ये हमारा आंसर बन जाएगा फाइनली एचसीएफ ऑफ 135 to 25 इज इक्वल टू 45। ओके, चलिए। सो अब हम अपने नेक्स्ट सम पे चलते हैं, और आई थिंक आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया। हमारा सेकंड नंबर का सम हो जाएगा ये 196 एंड 38,220 38,220। ओके, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है हमें साफ साफ दिख रहा है, तो हमें पता चल गया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना लिखना हो तो आप ना लिखें। मीन्स ये वाला स्टेप अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो हम लिखेंगे अपना यूक्लिड डिवीज़न का जो एल्गोरिदम है वो BQ, इसी को बोलते हैं, इस इक्वेशन को बोलते हैं यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम। ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिदम इक्वेशन। नाउ ए के प्लेस पे हमें लिखना है 38,220, बी के प्लेस पर 196 एंड अब क्यू हमें पता करना है और आर हमें पता करना है। तो हम ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो हमें साइड में वर्क करना ही पड़ेगा। सो हम यहाँ 196 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे 38,220। अब क्योंकि ये 3 डिजिट का डिवाइज़र है, तो हमें भी यहाँ पे 3 डिजिट लेने पड़ेंगे। 3 डिजिट इससे बड़े हैं, 196 से बड़े हैं। सो हम यहाँ पर इसको 196 का टेबल 2 जा करते हैं, और 2 जा करने जाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 92 जा 38 होता है, ये अप्रोक्सीमेटली वही आ रहा है। लेकिन 6 2 जा 12 करेंगे तो एक कैरी आ जाएगी, तो ये 39 आ जाएगा आंसर। तो ये बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए हमें 1 जा ही लेना पड़ेगा। करके देख लीजिएगा आप, 196 2 जा करोगे तो बड़ा नंबर आएगा। सो हम 1 जा ही लेने जा रहे हैं, 196। अब हम माइनस करेंगे, यह आ जाएगा 6, बचेगा यहाँ 7, 7 में से 17, 17 माइनस 9 हो जाएगा 8, और ये 2 माइनस 1 तो ये 1 आएगा। 186 देखिए आ रहा है छोटा, मीन्स 2 जा करेंगे तो बड़ा नंबर आ जाएगा। नाउ अब ये जो हमारा रिमाइंडर बचा है, इसी को हमें क्या करना है, इसी से हम ऊपर वाले अपने 196 को डिवाइज़र को डिवाइड करेंगे। दैन इससे डिवाइड करेंगे तो फिर से ये बन जाएगा 186 माइनस किया 0, ये 1 और ये 0। अभी आ रहा है 10। अब इस 10 से हम इस 186 को डिवाइड करेंगे, तो 186 10 1 जा 10, यहाँ बचेगा 8, ये आएगा 6, 10 8 जा 80 होता है। देन माइनस करेंगे तो आएगा 6। अब ये 6 अभी भी रिमाइंडर में बच रहा है, तो फिर हम वापस जो हमारा डिवाइज़र है यहाँ पर उसको डिवाइड करेंगे, तो 6 1 जा 6, माइनस आएगा 4। ठीक है, अभी भी ये आंसर सॉल्व नहीं हुआ और पूरा 0 नहीं आया आंसर। सो अगेन फिर से हम इसे आगे बढ़ाएंगे और 6 को ये डिविडेंड में डाल देंगे, और 4 1 जा 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आएगा 2। फिर अगेन इस 2 से इस 4 को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4। फाइनली यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है तो जिस डिवाइज़र से ये 0 आ रहा है उस डिवाइज़र को ही बोला जाता है HCF। अब इन्हीं स्टेप्स को हमें इस इक्वेशन के तौर पर लिख देना है। सो हमने सबसे पहले ये हमारा लिया A, ये लिया B, ऊपर आया 1 तो Q के प्लेस पे 1 और R के प्लेस पर आया था ये। ठीक है, ये हमारा R1 हम बोल सकते हैं। सो ये हो गया 186। अगर अब देखने जाएंगे तो ये R को ही हमने बना दिया है अब B, R से ही इसको डिवाइड किया है नेक्स्ट नंबर को। तो कहने का मतलब सेकंड लाइन में अब हमें ये जो 196 है इसको हमने A बना दिया है, तो ये 196, ये 186 और 186 को जब डिवाइड करते हैं तो फिर से 1 जा ही जाता है। सो 1 जा प्लस जब इससे इसको डिवाइड किया तो आंसर आया यहाँ पे 10, तो ये रिमाइंडर बचा 10। फिर से वही काम करेंगे। आप गौर से देखेंगे तो एक पैटर्न फॉलो हो रही है कि आप B को A की प्लेस पे लिख रहे हैं, R को B के प्लेस पे लिख रहे हैं। फिर आगे फिर से वही काम होने वाला है, आप आँख बंद करके भी लिख सकते हैं। 186 यहाँ आ जाएगा और इस 10 से हमने डिवाइड किया है, 10 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया है, 18 टाइम्स गया है। और लास्ट में रिमाइंडर बचता है यहाँ पर 6। देखिए ध्यान से, ये बच रहा है आपका 6, तो ये आया 6। फिर से आगे हम वही काम करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये बन गया 10, 6 इसके प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 6। अब 6 से कितनी बार डिवाइड किया है, तो 1 टाइम ही डिवाइड किया है, 6 1 जा किया है ना, और लास्ट में बचा है 4, तो ये आ गया हमारा 4, रिमाइंडर हो गया 4। देन फिर से वही कहानी, 6 यहाँ पर और 4 जो होगा वो 6 की प्लेस पर आ जाएगा। ठीक, देन फिर से 4 1 जा भी हमने 4 ही किया था, रिमाइंडर बचा था 2। अगेन फिर से वही कहानी, 4 यहाँ पर, 2 4 के प्लेस पर, एंड देन
2 2 ज़ा 4 किया था और लास्ट में बचा था 0। तो ये है हमारा नंबर जिससे हमने डिवाइड किया और आंसर आया 0 या रिमाइंडर बचा 0। तो इसको बोलेंगे हम अपना HCF। तो हमारा आंसर हो जाएगा HCF ऑफ ब्रैकेट में लिखते हैं 196382220, ये आता है 2। ठीक है, दिस इज़ द आंसर। और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्टली करने जाओगे तो मिस्टेक 101% होती ही होती है इन सम्स में। और एग्ज़ाम में इस तरह के बड़े नंबर्स ही आते हैं, छोटे नंबर्स बहुत कम पूछे जाते हैं, और वो भी 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई थिंक आपने ये सम लिख लिया होगा। हम आगे चलते हैं सेकंड सम की तरफ। 3 8 6 7 एंड 255 है हमारा सम। अब यहाँ पे हम गौर से देखें तो यहाँ पर 867 में ये 867 बड़ा है 255 से, इसका मतलब हमें 255 से डिवाइड करना है। सो फिर से हम एल्गोरिथम अपना लिखेंगे, ये रहा, और ए के प्लेस पे लिखना है 225, बी के प्लेस पे ए के प्लेस पे लिखना है 867 और बी के प्लेस पे लिखना है 255 एंड क्यू अभी हमें ढूंढना है और आर भी हमें ढूंढना है। तो हमें साइड में यहाँ पे रफ काम करना स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ये हो गया हमारा 867, हमें पता है कि हम इसका डबल करने जाएंगे तो ये 200 का लगभग मतलब 250 है, तो ये 2500 का 500 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, और ये है 800 और 3 बार लेके जाएंगे तो 25 नहीं 75, तो 3 टाइम्स होना चाहिए। 3 टाइम्स हम करके देख लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे राइट साइड में 3 टाइम्स कर सकते हो। 5 3 जा 15, 1 15 एंड 1 हो जाएगा 16, ये 1 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो ये अप्रोक्सीमेटली इसके पास आ जाता है। तो हम 3 जा कर देते हैं 6 765 माइनस किया तो ये आ जाएगा 2, ये 0 और ये हो जाएगा 1। देखिए हो रहा है। देन अब इस 102 को, ये हमारा रिमाइंडर बचा है, इसी रिमाइंडर से हमको अपने डिवीज़न को या डिवाइज़र को डिवाइड करना है। सो अगेन 2 जा करेंगे तो 200 हो जाएगा और 3 जा करेंगे तो 300 हो जाएगा। तो हमको 2 जा तक ही ले जाना पड़ेगा। ये 2 जा होगा तो 2 2 जा 4 कर देंगे, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 1, ये 5 और ये 0 बचा 51 से फिर हम अपने जो सेकंड हमारा डिवाइजर था 102 उसको डिवाइड करेंगे। 51 2 जा हमें पता है कि 100 होता है, तो 51 2 जा, ये 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 माइनस किया 0 0। अब आया हमारा फाइनल रिमाइंडर जो है वो 0। सो एस वो कौन सा डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर बचा 0? वो कौन सा डिवाइजर था जिससे हमने डिवाइड किया और हमारा रिमाइंडर आया 0? वही हमारा होता है HCF। अब इसी चीज़ को हमें यहाँ पर प्लेस कर देना है, अरेंज कर देना है। 255 को डिवाइड किया 3 टाइम्स, रिमाइंडर आया 102। देन ये आ गया हमारा इसके प्लेस पर, ये आ गया हमारा बी के प्लेस पर, बी आ गया ए के प्लेस पर, रिमाइंडर आ गया बी के प्लेस पर। सो 255 इज इक्वल टू 102 डिवाइड किया था तो 2 टाइम्स गया था 2 जा और बचा था हमारा 51। देन अगेन ये हमारा इधर आ जाएगा, ये हमारा इधर आ जाएगा। सो 2102 ये हो जाएगा 51 और 51 से डिवाइड किया तो 2 टाइम्स गया था और प्लस बचा था 0। ठीक है, सो ये है हमारा नंबर जिससे हमने डिवाइड किया और हमारा आंसर हो गया था, रिमाइंडर हो गया था 0। सो ये हमारा हो गया आंसर। बोलेंगे HCF ऑफ 867, 255 इज़ 51। ठीक है, 51। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करके HCF किस तरह से फाइंड आउट करने हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन एक आध बार पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि और भी वैरायटी के सम इस चैप्टर में है, तो हम नेक्स्ट वैरायटी के सम देखने जा रहे हैं। ओके, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, ओके चलिए दोस्तों, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि सो दैट एवरी और एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म CQ+1, या तो CQ+1 फॉर्म में होता है या और 6Q+3 वाले फॉर्म में होता है या 6Q+5 वाले फॉर्म में होता है, और जहाँ पर ये Q जो है वो कोई सम इंटीजर है। तो पहले तो आपको इस टर्म का मतलब समझना होगा कि ये कहना क्या चाहता है, बिकॉज कई बच्चों को 10th में आ जाते हैं लेकिन उनको बचपन में इस कंसेप्ट के बारे में वो याद नहीं रहता है या भूल जाते हैं, या कभी एग्ज़ाम के लिए खाली किया होता है और फिर याद नहीं रहता है। सो देखिए, पॉजिटिव, तो इसको दिमाग में रखना है कि नंबर हमारे जो प्लस में रहते हैं, ठीक है, जितने भी नंबर रहते हैं उन सारे नंबर्स को पॉजिटिव कहा जाता है। ऑड, अभी ऑड में ये आ जाएगा कि जो हम जितने भी हमारे ऑड नंबर्स है काउंटिंग के अंदर, ये 3 5 7, ठीक है, 9 11 13 15, तो आप गौर से देखेंगे तो ये प्राइम नंबर्स नहीं, ये सारे के सारे ऑड नंबर्स हैं। कुछ का डिवीज़न हो पाता है, मीन्स कुछ जो हैं वो
किसी और टेबल में नहीं आते हैं, लाइक 3, 5 एंड 7 ये किसी के टेबल में नहीं आते, सो ये प्राइम नंबर है। लेकिन ये 9 जो है ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 15 भी 3 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन ये सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। एंड देन इंटीजर का मीनिंग ये रहता है कि जो नंबर्स नेगेटिव में भी होते हैं और पॉजिटिव्स में भी होते हैं, ठीक है, उनको इंटीजर कहा जाता है। सो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स इनकी बात कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर, ऑड में ये इनमें से कोई भी नंबर, ये कोई भी नंबर जो है वो तो अब ये क्योंकि ये ऑड नंबर्स हैं और इंटीजर में तो क्या आता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आते हैं, तो ये ऑड नंबर जो है इंटीजर्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इसलिए इसको पूरा कम्प्लीटली बोला गया है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। कोई भी पॉजिटिव वाला प्लस नंबर, प्लस वाले साइन के साथ में या पॉजिटिव वैल्यू शो करता हो ऐसा ऑड नंबर, और उसको इंटीजर भी कहा जाता है, उसका ब्रॉड क्लासिफिकेशन में उसे इंटीजर कहा जाता है। सो ऐसा इंटीजर जो है उसको हम 6q+1 वाले फॉर्म में, 6q+1 वाले फॉर्म में हो सकता है, या तो 6q+3 वाले फॉर्म में हो सकता है, या तो 6q+5 वाले, इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में हो सकता है, या तीनों में भी हम लिख सकते हैं। सो ये तीनों फॉर्म में पॉसिबल हो सकता है, इन तीनों में से किसी एक वाले फॉर्म में हो सकता है, ऐसा हमें साबित करना है, ऐसा हमें बताना है। अब इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको इसके स्टार्टिंग से जो जहाँ से ये सम बनना स्टार्ट होते हैं वहाँ से अगर सम सॉल्व करेंगे तो ये सम आपको आसानी से याद रहेगा, समझ में आएगा, वरना आपको उसको एग्ज़ाम में फिर रटना पड़ेगा, और रटना मैथ्स में अच्छी बात नहीं है। सो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सो स्टार्टिंग से स्टार्ट करने के लिए बुक में हमारा एग्जांपल दिया हुआ है जो 2 से स्टार्ट होता है। सो उसी चीज़ को हम पकड़ते हैं कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर, एवरी पॉजिटिव, वहाँ पे एनी लिखा था, एवरी मतलब सारे के सारे, पॉजिटिव इवन में हमारे 2, 4, 6, 8 वाले जो आते हैं वो इंटीजर्स को हम 2q वाले फॉर्म में दिखा सकते हैं, और जितने भी पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं उनको हम 2q+1 वाले फॉर्म में दिखा सकते हैं, जैसा कि हमारे 6 वाले में लिखा हुआ है। ऑड इंटीजर को हम 6q+1, तो देखिए ध्यान से, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, वहाँ पे 6q+1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2q+1 लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है ना कि यार मैंने तो ये किया था, एग्जाम में ये पूछ लिया, या वहाँ 6 की जगह पे फिर 8 भी लिख सकते हैं, आगे सम और भी बढ़ा सकते हैं, तो कुछ भी आ सकता है। तो पहले आपको इस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो जो हमारे नंबर्स होते हैं, अगर हम उनको गौर से देखें 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो आप गौर से देखिए तो जो ये 2 है, ठीक है, इस 2 के साथ में हमेशा एक 1, सबके साथ में 1 कॉमनली मल्टीप्लाई रहता है। ये 1 जो है मैथ्स का गॉड होता है, ठीक है, ये गॉड है। सो ये कभी भी अपीयर होते हैं कंसेप्ट्स को समझने के लिए या मैथ्स की बातों को समझने के लिए। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 जो है 1 के साथ में मल्टीप्लाई में, इसलिए 2 1 जा 2 है, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 है, ठीक। अब अगर गौर से देखेंगे तो इसके साथ में भी 1 ही है, सबके साथ में 1 मल्टीप्लाई में रहे। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं जैसे ही 4 पर, तो ये 2 2 जा हो जाता है, बिकॉज 2 1 जा तो 2 होता है, तो ऐसा नहीं कर सकते, तो 2 जा में 4 आता है, ठीक। या इसको हम 4 1 जा 4 तो लिख ही सकते हैं, लेकिन इससे हमारी बात साबित नहीं होगी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। फिर 5 का 5 1 जा 5 ही रहता है, 6 का 2 3 जा 6 रहता है, 7 का 7 1 जा 7 रहता है, 8 का 2 4 जा 8 रहता है, और 8 1 जा 8 तो होता ही है, लेकिन 2 4 जा 8 भी होता है। अब अगर आप गौर से देखोगे तो जितने भी इवन नंबर से, देखो ये इनको हम इवन नंबर के तौर पर जानते हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो सभी के साथ में 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, देखिए सबके साथ में 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। सो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, जो पीछे वाला नंबर है ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऑड इवन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर ये ऑड भी दिया हुआ है। सो मीन्स अगर 2 के साथ में कोई भी नंबर, एनी नंबर, 2 के साथ में किसी भी नंबर को आप लिख सकते हैं, तो जब उसका फाइनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में जो नंबर आएगा वो नंबर इवन नंबर होगा, वो नंबर इवन नंबर ही होगा। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो 9 2 जा ये 18 हो जाएगा, 1 कैरी 18 इन 1 198, ये इवन नंबर है, ठीक है। ये 100 हो जाएगा, ये भी इवन नंबर है। और ये 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 9, 2 3 जा 6 690, ये भी इवन नंबर हो जाएगा। लास्ट में 0 आ रहा है, 8 आ रहा है, तो उसे हम इवन नंबर्स कहते हैं। सो कहने का मतलब क्या, किसी भी इवन नंबर को आप 2 के मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये भी दूसरा होता है कि हम इस 198 को
2 से डिवाइड भी कर सकते हैं, 100 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं और 690 को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बात को हमें याद रखना है कि अगर कोई इवन नंबर है तो उसके अंदर 2 रहेगा ही रहेगा, 2 अंदर छुपा हुआ रहता है। 198 के अंदर 2 छुपा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, फैक्टर फॉर्म में उसके साथ में रखा हुआ है। देन इस नंबर को अगर वो इवन नंबर है तो उसे हम 100% 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इसे याद रखना है, यही हमारा एक तरह से लेमा हो जाएगा, एक थ्योरम हो जाएगा कि अगर इवन नंबर है तो उसे हम 2 से हमेशा डिवाइड कर ही सकते हैं, तो रिप्रेजेंट करना होगा तो हम दिखा ही सकते हैं। अब इसी को अगर ध्यान से देखो तो अगर मैं इन सारे नंबर्स को, ये अननोन नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है ना, Q इज़ अ सम इंटीजर, तो ये सारे इंटीजर ही तो हैं, सब प्लस में है। 99 अगर माइनस में भी होते तब भी इंटीजर ही होते हैं, कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही नंबर को कंबाइनली इंटीजर कहा जाता है। तो हम इंटीजर के लिए यहाँ पर अगर Q लिख दूँ मैं तो हो गया ये 2Q। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए हुआ। तो जो बात थी हमारी वो यही बात थी कि किसी भी पॉजिटिव इवन इंटीजर को हम 2Q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बात सही है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अगर उसको मैं 6Q+1 वाले फॉर्म में लिखना चाहूँ तो वो ऑड की बात है, तो ऑड वाले में बाद में चलेंगे। देन सो मीन्स कोई भी इवन नंबर जो होगा उसको हम 2Q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं उसको हम 4Q वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हम यहाँ 4 लिखने जा रहे हैं उसके अंदर भी तो 2 छुपा हुआ है। तो अल्टीमेटली ये 2 और ये Q, इन दोनों को मिला करके हम अगर Q समझ लेते हैं या Q डैश समझ लेते हैं तब भी तो ये 2 के मल्टीपल वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है। मीन्स इस 4 को वापस ओरिजिनल इसी फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो ये कह सकते हैं कि कोई भी इवन नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करके अननोन नंबर को शो करते हैं तो उसे हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं। मीन्स इवन नंबर को आप किसी भी इवन नंबर के मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में लिख सकते हो इवन नंबर को। तो 6Q भी लिख सकते हैं, 8Q भी लिख सकते हैं, 10Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इस 10 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है। ठीक, तो ये 2 5 जा 5Q, इस पूरे को टोटल को अगर मैं Q मान लूँ तो फिर से ये ओरिजिनल वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक, सो ये तो हुआ एक कंसेप्ट इसके अंदर कि आपको इवन नंबर समझना है। देन इसके बाद में बात आती है कि हम ऑड नंबर को कैसे ध्यान दें। तो अब ऑड नंबर पे अगर आप चलते हो तो ऑड नंबर में देखिए ध्यान से, तो सब मल्टीप्लाई वाले फॉर्म में है। और आगे अगर हायर नंबर पे जाते हैं, जैसे 9 आएगा इसके बाद में, तो वो 3 3 जा 9 वाले फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, 3 3 जा 9 वाले फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन ऑड नंबर को समझने के लिए एक दूसरा कंसेप्ट समझना पड़ता है कि इस 3 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ, राइट। 3 को मैं 2+1 लिख सकता हूँ, 5 को मैं 4+1 लिख सकता हूँ और 7 को मैं 6+1। मतलब इसके पहले वाला जो इवन नंबर है, काउंटिंग सब ऐसे ही बनी होती है, ऑड इवन ऐसे चलते हुए ही पूरी काउंटिंग बनी रहती है। सो 7 को मैं लिखना चाहूँ तो 6+1 लिख सकता हूँ, 5 को 4+1 लिख सकता हूँ और 9 को 8+1 लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ तक ठीक है। देन अब क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कोई भी इवन नंबर होता है तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2Q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में 2 के साथ में 1 तो मल्टीप्लाई में छुपा हुआ रहने ही वाला है। ठीक है, सो उसी 1 को हमने Q सम इंटीजर मान लिया कि वो किसी सम इंटीजर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो अगर यहाँ 1 लेता हूँ तो 2 1 जा 2 ही आएगा, 2 लेता हूँ तो 2 जा 4 हो जाएगा। तो ये 2Q+1 हो गया। इसको अगर ऐसे लिखना चाहूँ तो 2 2 जा 4+1, इसको लिखना चाहूँ तो 2 3 जा 6+1, इसको लिखना चाहूँ तो 2 4 जा 8+1। तो ध्यान से देखिए, तो इसको कोई सम इंटीजर मान सकते हैं, मीन्स कोई इंटीजर है ये, और ये सारे हमें इंटीजर ही दिख रहे हैं। तो अगर इनको छुपाना हो, ढक देना हो, उसके बाद में इस फॉर्म में लिखना हो, जिसे हम अपने अलजेब्रा वाले चैप्टर में देखेंगे कि अननोन नंबर जिन्हें हम कहाँ कहते हैं X Y Z A B C D अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके ऊपर पर्दा लगा करके अगर इनको Q कह देते हैं, Q मीन्स Q ऊपर पर्दा लगा दिया, मास्क लगा दिया है, इसके नीचे कोई इंटीजर होगा नंबर, Q के प्लेस पर कोई इंटीजर नंबर होगा और हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। समझ आ रही है बात आपको? देखिए, तो 2Q+1 मीन्स ऑड नंबर को मैं 2Q+1 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 हर बार ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी बात को हमें अब समझाना है और लिख कर दिखाना है। ये आपके कंसेप्ट समझने के लिए मैंने आपको बताया कि जो ऑड नंबर्स होंगे उनको हम इस तरह से 2Q+1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो इवन नंबर होंगे उनको सिंपली 2Q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बात हुई समझने वाली। ठीक, अब हम सम को सॉल्व करते हैं कि सम सॉल्व करना कैसे है, सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है। ऐसे तो कुछ मार्क्स मिलने वाले नहीं, ये हमारे समझने के लिए हो गया। चलिए, अब हम अपना
जो हमारा यूक्लिड का एल्गोरिदम वाला इक्वेशन है उसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो हमें क्या बोला है, एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो हम मान लेते हैं कि वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो ए है। तो हम सपोज कर लेते हैं, ये लेट कर लेते हैं, लेट वो जो पॉजिटिव इवन इंटीजर है, ठीक है, उसे हम ए मान रहे हैं। तो हमने ये ए ले लिया, इसी को तो डिवाइड करना है और उसी को हमको 2q वाले फॉर्म में लिखना है। तो ये 2q, तो यहाँ पर b के प्लेस पर हम क्या ले सकते हैं, डिवाइजर के तौर पर हम 2 ले सकते हैं। तो 2 और q को q ही रहने दो, और r, तो अब वहाँ पे पीछे r दिया ही नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे r 0 होना चाहिए। ठीक, r 0 हो गया तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2q। ठीक, अब इसको r क्यों लिया, तो अब हम देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट नंबर का सम बताया था आपको, तो हमने आपको बोला था कि ये अगर 7 को मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 3 जा 6 और यहाँ नीचे 1 में रिमाइंडर में r बचता है। तो अगर आप इस गौर से इस r को देखोगे, ये हमारा b है, सॉरी ये हमारा q है, और ये हमारा b है, और ये हमारा a है। तो अगर आप गौर से r को देखोगे तो ये जो r है 1, ये b से छोटा है। ठीक है, ये r हमेशा b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं r हमेशा b से छोटा होता है, इक्वल भी नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल होगा तो फिर तो डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी बात, r जो होता है वो हमारा q से, जो q है, ठीक है, तो वो q से भी छोटा है, नहीं, r 0 से बड़ा या 0 के जितना होता है। और q के लिए कंडीशन है कि q जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, 2 0 जा 0 करके भी सम सॉल्व होते हैं, और या तो 0 से बड़ा होगा। ये 2 कंडीशन बनती है कि r जो है वो हमेशा जो डिवाइज़र है उससे छोटा होगा, मीन्स डिवाइज़र बड़ा है, और r जो हमेशा है वो या तो 0 वैल्यू आएगी या 0 से बड़ी आएगी, मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी इंटीजर आ सकता है। और जो ऊपर क्वोशिएंट आ रहा है वो क्वोशिएंट हमेशा या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा नंबर आएगा। तो यहाँ पे भी ये इक्वल टू वाली साइन लगा देंगे, या तो ग्रेटर देन है और या तो इक्वल है। तो ये 2 कंडीशन बनती है। अब ये 2 कंडीशन यहाँ पर हमको यूज़ करनी है, समझनी है इस सम को कंप्लीट करने के लिए। ये हर एक मैथ्स के प्रॉब्लम मीन्स एल्गोरिदम के अंदर ये फैक्ट है कि ऐसा हो सकता है, इतनी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो देखो क्या यहाँ पर हमारे इस केस में एक सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो कोई भी पॉजिटिव इवन नंबर वो 2q वाले फॉर्म में रहेगा, उसके पीछे वाला जो r है तो 2q वाले फॉर्म में, इसका मतलब वो कम्प्लीटली इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है। हमने देखा था, यहाँ पे भी मैंने बताया था। तो कोई भी इवन नंबर जो होता है वो 2 से डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है, तो उसका रिमाइंडर 0 बचता है इस केस में, इवन नंबर वाले केस में। ठीक है, यहाँ पर ये 2q जो होगा, यहाँ पे जो नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, जिसको हमें मानना है वो कोई इवन नंबर है, वही पूछा है कि कोई पॉजिटिव इवन नंबर है, तो वो पॉजिटिव इवन नंबर को हम 2q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि उसका रिमाइंडर तो 0 होने वाला है। 2 से डिवाइड, इवन नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर 0 आता है। इवन नंबर को यहाँ पर पॉजिटिव इवन नंबर जो आने वाला है, ठीक है, ये a के प्लेस पर, वो नंबर 2 से कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जो b होता है हमारा डिवाइजर होता है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम्स, तो रिमाइंडर 0 बचता है। तो इवन नंबर के लिए 0 है, इसलिए उस 0 को लिखा नहीं है, तो हम हर एक इवन नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यस, ये हमारी बात हो जाएगी, यस एनी और एवरी। हम सेकेंड वाले की बात कर रहे हैं। सो यस, ये एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2q। अब बात आती है ऑड वाले पर, सेकंड वाले पॉइंट पर आती है कि जो ऑड नंबर वाले हैं उनको कैसे ले सकते हैं। तो हम ऑड वालों के लिए भी हम यही काम कर सकते हैं। लेट्स टेक ऑड, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट वो जो हमारा ऑड नंबर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड इंटीजर जो है वो हमने फिर से a माना, सेम फार्मूला, सेम एल्गोरिथम, ठीक है, वो a है, तो हम उसे ऐसे लिख सकते हैं b q, अगेन फिर से r। तो a के प्लेस पर तो हमारा ऑड नंबर हम लेने वाले हैं, b के प्लेस पर हमें 2 लेना है, तो हमने 2q ले लिया। q हमारा जितनी टाइम्स क्वोशिएंट जाने वाला है वो, और यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा है 1, ठीक है। तो ये भी अभी हमने समझा था कि अगर किसी ऑड नंबर को, क्योंकि अब a को हमने ऑड लिया है, ठीक है, ऑड नंबर लिया, तो किसी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं, तो लास्ट में रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचता है ऑड को,
और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए ये 2 को, 5 को, 7 को, 9 को, किसी को भी आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 2 2 जा 4, ये बचा 1 रिमाइंडर, 2 3 जा 6, ये बचा रिमाइंडर, 2 4 जा 8, ये बचा 1 रिमाइंडर। 2 भी आते हैं, आगे वाले नंबर्स को डिवाइड करेंगे तब वैसा भी होगा। सो रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बचता ही है। सो किसी भी ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर में 1 आता ही है। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि ऑड नंबर को हम 2q+1 वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अब यहाँ पे इस कंडीशन को भी फुलफ़िल करके देख लेते हैं। तो देखिए, तो जी हाँ, हमारा r जो है वो b से छोटा है, ये रहा हमारा b, तो हाँ b से छोटा है। r हमारा 0 से बड़ा है, जी हाँ 0 से बड़ा है। और ये अगर 0 से बड़ा नहीं होता तो 0 ही होता, इस केस में 0 ही था, और ऑड वाले केस में 0 से बड़ा है। जी हाँ, ये हमारी कंडीशन को फुलफ़िल करता है। दूसरा q को देख लेते हैं। तो q, ये रहा हमारा q, ऑड को डिवाइड किया है तो यहाँ पे 0 तो किसी हालत में नहीं आ सकता, ठीक है। q = 0 तो हो नहीं सकता, तो इक्वल टू अगर 0 कर देंगे तो फिर सम सॉल्व ही नहीं होगा। जैसे कि देखो 9 को किया 2 0 जा 0, तो कहाँ सॉल्व हुआ, रिमाइंडर में वापस वही 9 नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर 0 टाइम्स लेके जाते हैं, मीन्स q के प्लेस पर अगर 0 आता है तो फिर ये होने वाला ही नहीं है, सॉल्व ही नहीं होगा। इसका मतलब हमारा जो q है वो 0 से बड़ा आने वाला है, ठीक है। तो q हमारा 0 से बड़ा है, ये कंडीशन को भी ये फुलफ़िल करता है, तो q 0 से बड़ा होगा। और लास्ट में रिमाइंडर 1 बचता है। तो किसी भी ऑड नंबर को हम इस फॉर्म में 2q+ फॉर्म, और अगर ध्यान से देखें तो ये इवन का रिप्रेजेंटेशन है, इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। और किसी भी इवन नंबर में +1 ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। दूसरा एक अप्रोच है समझने का, इवन नंबर 2q को इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड नंबर बन जाता है, ठीक है। किसी भी इवन नंबर में 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। लाइक 99 है, ये सपोज 98 है तो उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये 99 हो गया। अगर बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 5678, उसमें भी अगर 1 ऐड कर देंगे तब भी ये ऑड नंबर ही बन जाएगा। सो कहने का मतलब किसी भी ऑड नंबर को हम 2q+1 वाले फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ बिल्कुल स्टार्टिंग का इसका कंसेप्ट। अब हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट सम है उसमें चलते हैं, ठीक है। 3 के अंदर दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो अब यहाँ पे सिर्फ ऑड इंटीजर की बात हो रही है, तो हमको ये फर्स्ट वाली लाइन छोड़ देनी है, ठीक है। एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, उसे हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, 4q+1 वाले फॉर्म में, और 4q+3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पर जो q है हमारा वो कोई इंटीजर है, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो अब इसी कंसेप्ट को हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, जो हमारा एल्गोरिदम है, यूक्लिड का एल्गोरिदम a = bq+r। तो हमने लेट कर लिया कि वो जो ऑड इंटीजर है, ठीक है, लेट वो जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर है उसे हम a मान लेते हैं। तो ये हो गया हमारा a। b की जगह पे हमें 4 लेना है, तो b को हम ले रहे हैं 4। तो मान लिया कि हमने b को 4 ले लिया, और ये q आया, और r के प्लेस पर इस फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हमने उसी फॉर्म में बिल्कुल रख दिया। ध्यान से देख लो, ठीक है। कोई पॉजिटिव इंटीजर वो या तो 4q+ वाले फॉर्म में होता है, 4q+1 वाले फॉर्म में होता है, या तो वो ऑड इंटीजर 4q+3 वाले फॉर्म में होता है। ऐसा हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो अब हमारा जो कंसेप्ट था इसके अंदर कि b की कंडीशन क्या होती है, तो b की कंडीशन हमने देखी थी कि जो r होता है वो b से छोटा होता है, ठीक है, और r जो होता है ये 0 से बड़ा होता है या तो 0 के इक्वल होता है। दूसरी बात, जो हमारा q होता है वो 0 से बड़ा होता है या तो 0 ही रहता है, ठीक है। ये 2 कंडीशन हमको पता है, इन 2 कंडीशन का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप गौर से अब देखो तो आपका जो b है, ठीक है, ये आपका b है, वो आपके 1 से बड़ा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए दूसरी बात मैं भूल गया, चालू है ना वीडियो, रिकॉर्डिंग ओके चल रही है।
सो अब इस वाली कंडीशन से हम अपने इस 4 को कंपेयर करते हैं, r ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो b कौन है हमारा 4, ये 4 हमारा जो r है रिमाइंडर उससे बड़ा है, ठीक है, और 0 से तो बड़ा है ही, तो 4 जो है हमारा वो r से बड़ा है, और हमारा r यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 4 जो है वो r से बड़ा है, तो यहाँ पर r से बड़ी कितनी चीज़ें हो सकती हैं, 1 भी हो सकता है, 4 1 से भी बड़ा है, 4 2 से भी बड़ा है, और 4 3 से भी बड़ा है, और 4 से बड़ा नहीं होता है, वो उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले केस को नहीं लेना है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं कि हमने एल्गोरिदम लिखा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए को हमने लेट कर लिया, जो ऑड इंटीजर हमें लेना है, सपोज करना है, वो a लिया, तो हमने वो उसकी जगह पे a आ गया। b हमें फॉर्म दिया हुआ है 4q प्लस 1, तो b के प्लेस पर हम 4 ले सकते हैं, तो b के प्लेस पर 4 ले लिया, q अननोन रखना है, प्लस r जो है वहाँ r के प्लेस पर 1 दिया हुआ है। अब क्योंकि ये यूक्लिड का एल्गोरिदम को फॉलो करता है, सो हम यहाँ पे उसकी जो कंडीशन है इस b वाली कंडीशन को कंसिडर करेंगे कि b जो होता है हमेशा r से बड़ा होता है, और r जो होता है वो 0 से बड़ा होता है। सो ये b r से बड़ा है, तो अब यहाँ पर b कौन है 4, तो ये 4 जो है वो r से बड़ा है, तो यहाँ पे r क्या है 1, ठीक है। तो अब हम इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं कि ये 4 जो होगा ये 1 से बड़ा हो सकता है। अगर बाई चांस यहाँ पे 1 नहीं होता 2 होता, तो ये 4 2 से भी बड़ा हो सकता था, और 4 3 से भी बड़ा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे r के प्लेस पर कुछ भी आ सकता था। ये जो हमारा a हमने माना है बी क्यू प्लस आर, इसको हम 4 तरीके से लिख सकते हैं। ये 4q प्लस 1 भी हो सकता है, 4q प्लस 2 भी हो सकता है, रिमाइंडर तो कुछ भी बच सकता है ना, r के प्लेस पर कुछ भी आ सकता है, इतने ऑप्शन हमें मिल रहे हैं, तो 4q प्लस 3, ये 3 फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पूछा है कि जो ऑड नंबर होगा उसको हम 4q प्लस 1 या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते, तो इसका दूसरा रीज़न ये बन जाता है कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 ये दोनों ऑड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और इन दोनों को हम 2 से भी डिवाइड नहीं कर सकते। और दूसरी बात, इसको क्यों नहीं लेना है, तो इसको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि हमें पता है कि जो 2q होता है वो इवन होता है, 4q होता है वो भी इवन होता है, एंड 4q प्लस 2, तो इसका जो आंसर आएगा वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। बात को समझ रहे हो, ये ऑलरेडी इवन नंबर है, ठीक है, और साथ में हमने फिर ऐड भी इवन को ही किया है, तो इवन जो ऐड होते हैं तो आंसर इवन ही आता है। जैसे कि ये 2 है, ये 4 है, दोनों इवन है, ऐड किया मैंने 6 आया, ये 50 है, ये 20 है, दोनों ही इवन नंबर है, ऐड किया तो फिर से ये 70 इवन नंबर ही आएगा। तो अगर गौर से आप देखो तो 4q प्लस 2 करने पर इवन नंबर आता है, और हमें क्वेश्चन तो क्या पूछा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर को हम ऐसे लिखना है, तो बात सही है, ऑड इंटीजर को लिखना है तो किसी भी इवन नंबर में ऑड को ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है, इवन नंबर में ऑड को ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है, ठीक है, इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। तो हमें वही तो साबित करना था कि किसी भी ऑड नंबर को, किसी भी ऑड इंटीजर को हम इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, किसी भी ऑड इंटीजर को हम 4q प्लस 3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बात हमारी सही होगी। और 4q प्लस 2 वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि वो तो इवन हो जाते हैं। सो ये हमारा साबित हो गया कि जो ऑड एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होता है उसको हम 4q और 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। ये इसके समझने के लिए था। एक बार हम फिर से इस सम को देख लेते हैं। हमको पूछा गया है कि हर एक पॉजिटिव ऑड नंबर जो होता है, पॉजिटिव ऑड नंबर मीन्स 3, 5, 7 वाले जितने भी नंबर्स हैं वो ऑड इंटीजर्स हैं, उनको हम 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। सो करने के लिए एल्गोरिथम वाला फॉर्मूला लिया, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस 3। अब यहाँ पर हमको ये a लेना है, तो इस a को हमने मान लिया कि जो ऑड इंटीजर हमें मानना है, जिसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, मान लिया कि वो a है, कोई नंबर a है, ठीक है, a। अब उसको हम डिवाइजर करने वाले हैं b से, ठीक है, डिवाइड करने वाले हैं b से, तो यहाँ पे हमको
दिया हुआ है वो क्यू को क्यू ही रहने देते हैं, बी के प्लेस पर 4 दिया हुआ है तो हम उसी को ले लेते हैं कि बी 4 है, क्यू क्यू रहेगा और आर के प्लेस पर 1 दिया हुआ है, और दूसरे वाले केस में आर के प्लेस पर 3 दिया हुआ है तो हमने 3 ले लिया। अब अगर अब 1 लेकर मैं आके सॉल्व करने की ट्राई करता हूँ तो जो हमारी कंडीशन है कि बी जो होता है आर से बड़ा होता है और आर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है, इस कंडीशन को लें तो यहाँ पे बी हमारा ये रहा और आर हमारा ये रहा। बी के प्लेस पर हम 4 लिख सकते हैं, बी के प्लेस पर 4 लिया है, आर के प्लेस पर हम 1 लिख सकते हैं। तो ये 1 जो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 1 अगर मान लेता हूँ तो 1 से बड़ा होगा 4, ठीक है, तो वो लिखा मैंने 1 से बड़ा है 4। अभी और कितने ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आर तो यहाँ पे कुछ भी आ सकता है ना, अगर 4 से बड़ा है तो ज़रूरी थोड़ी है कि 1 ही आए, 2 भी आ सकता है, तो तब भी वो 2 वाले केस में भी 4 बड़ा ही होगा, 3 वाले केस में भी 4 बड़ा ही होगा, 4 वाले केस में दोनों इक्वल होंगे। तो मतलब इतने ऑप्शन हमें मिल जाते हैं कि ये वाली सिचुएशन को, इस वाली कंडीशन को फुलफिल करने के लिए 3 ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास में, कि अगर R 1 हो गया तब भी ये पॉसिबल है, 2 हो गया तब भी पॉसिबल है, 3 है तब भी 4 ग्रेटर देन ही रहेगा। तो ये 3 फॉर्म मिल सकते हैं हमको। अब ये 3 फॉर्म मिल सकते हैं तो फिर अगेन हम अपना इक्वेशन लेते हैं, A = BQ + R। अब 4Q + 1 ये तो हमने पहले ही ले लिया, R या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, जो वहाँ पे हमने ऊपर कॉर्नर में लिखा हुआ है। तो ये 3 फॉर्म में हम किसी नंबर को लिख सकते हैं, ठीक है। इन 3 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में नंबर्स को लिख सकते हैं। तो कौन कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, तो अब हमें पता है ये 4Q जो होता है वो एक इवन नंबर है, ये 4 के अंदर 2 है, हमने देखा था। कोई भी नंबर 2, 4 इवन नंबर से मल्टीप्लाई फॉर्म में है। कोई भी अननोन नंबर अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई है, ये अननोन नंबर है Q, ठीक है, इंटीजर है, और वो किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो उसका टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू इवन ही आएगा, ठीक है। और उस इवन के अंदर अगर हम इवन नंबर को ही ऐड करते हैं तब भी फाइनल वैल्यू इवन ही आती है। इवन को इवन से ऐड करते हैं तो इवन ही आंसर आता है। तो 2 और ये 4 ऐड किया तो 6 आया, इवन इवन इवन। 50 + 20 ऐड किया तो 70 आया, इवन इवन इवन, ठीक है। लेकिन किसी इवन के अंदर अगर ऑड को ऐड कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर जैसे कर दूँ मैं, इवन ऑड को ऐड कर दिया हो गया 3, इवन मैंने ऑड को ऐड कर दिया तो आंसर ऑड ही आ रहा है, देखो ध्यान से, ठीक है। तो किसी भी इवन नंबर में ऑड ऐड करते हैं तो ऑड हो जाता है, इवन नंबर में ऑड को ऐड किया, 3 को ऐड किया तो ऑड बन जाएगा। और वही तो हमसे पूछा था कि ऑड को हम 4Q + 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑड इंटीजर को हम 4Q + 3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। जी हाँ, लिख सकते हैं। तो इस वाले फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? तो क्योंकि हमको पता है ये भी इवन है, ये भी इवन है, दोनों को ऐड करते हैं तो इवन ही आने वाला है। इन दोनों को ई को ऐड किया तो इवन ही आएगा, और इवन जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, और जो चीज़ 2 से डिवाइड होती है वो ऑड तो है ही नहीं। जो चीज़ 2 से डिवाइड हो जाती है वो ऑड नहीं होती और ऑड नहीं होती, इसलिए उसको 4Q + 2 वाले फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो 2 ही ऑप्शन रहेंगे हमारे पास कि ये 4Q + 1 और 4Q + 3 वाले फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। कौन? ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर 4Q + 1 और 4Q + 3 वाले फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम चलते हैं हमारे जो ओरिजिनल हमारी एक्सरसाइज के अंदर सम है उस सम पे चलते हैं। अब इन 2 सम को करने के बाद में आपको ये 3rd सम समझ में आ जाएगा बहुत ही आसानी के साथ में, ठीक है। देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं, स्टॉप तो नहीं हो गया। ओके, इट्स रनिंग। चलिए, तो अब हमारा सम है कि फिर से कोई एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ठीक है। तो हम ये लेट कर लेते हैं, लेट पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इक्वल टू ए हम मान लेते हैं, और हमारा यूक्लिड का जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं BQ + R, ठीक है। तो हमने ऑड इंटीजर को तो हमने ए सपोज कर लिया, और बी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 6, ठीक। Q तो Q ही रहेगा और R यहाँ पर 1, पहला केस अगर लिखने जाते हैं तो कंडीशन को देख लेते हैं कि हमारी कंडीशन क्या है कि जो हमारा ये B होता है, ये B है, वो हमेशा हमारे जो R होता है उससे बड़ा होता है, ठीक है। B हमेशा R से बड़ा होता है और R ये 0 से बड़ा होता है, ठीक। तो यहाँ पे B कितना है हमारा 6 और यहाँ पे R 1 है। तो जो 6 जो होता है वो कितने नंबर से बड़ा है? तो 6 तो कई नंबरों से बड़ा होता है। 6 2 से भी बड़ा है, 6 3 से भी बड़ा है, 6 4 से भी बड़ा है, और 6 5 से भी बड़ा है, और 6 6 से बड़ा नहीं है। तो ये वाला केस नहीं लेंगे। 6 इज़ ग्रेटर देन 5, 4 3 2 1। तो हमारे पास 4 ऑप्शन बन रहे हैं, 4 ऑप्शंस, ठीक है। 4 ऑप्शंस
बन रहे हैं। अब इसमें से कितने ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारी ऊपर वाली कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। सो अगर मैं अब इनको लिखना चाहूँ तो बी के प्लेस पर मैं ये 6 लिखा हुआ है, तो ये 6q+1 मीन्स ए को हम 6q+1 वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए को हम 6q+2 वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए को हम 6q+3 वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए को हम 6q+4 वाले फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ए को हम 6q+5 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन हमको पूछे गए हैं खाली ये 3, 1, 2 और ये 3, ठीक है। इन 3 को ही पूछा गया कि ऑड इंटीजर को ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो बाकी के 2 फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते। इस बात को हमने अभी एग्जांपल में देख लिया था कि इसको ऐसे समझ लेते हैं कि 6q+1, ध्यान से देखो इसके अंदर 2 है, तो कोई भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई है इसका मतलब वो क्या है, इवन है। अगर वो इवन है तो इवन में अगर ऑड को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो ऑड ही बन के आंसर निकलता है। तो मीन्स जो हमारा ये 6q+1 जो ए है वो ऑड नंबर है, राइट। सो ये पहली बात साबित हो गई कि 6q+1 वाले फॉर्म को अगर लिखते हैं तो जो आंसर मिलता है वो ऑड इंटीजर ही होता है, ऑड इंटीजर ही होता है और वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है। दूसरा वाला केस लेते हैं कि 6q+2, तो हमें यहाँ फिर से पता है कि ये क्या है, 6q इवन है, ऊपर हमने देखा, ठीक है। और ये 2 भी क्या है, इवन है, और हमें पता है कि इवन को इवन में ऐड करते हैं तो इवन ही आंसर आता है। जैसे कि 4 + 6 कर देते हैं तो ये 10 इवन नंबर ही आता है, ठीक है। तो ऑड को इवन को इवन में ऐड करते हैं तो वो इवन नंबर ही आता है। और ये तो हमने यहाँ पर ए लिया है, ऑप्शन 1 हमारा ये वाला बनता है। लेकिन हमको क्वेश्चन तो ऑड के लिए पूछा है, तो इस वाले फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये पूछा नहीं गया है। देन थर्ड वाला केस देखते हैं, a = cq+3 वाला, तो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इवन, 3 होता है ऑड नंबर, इवन में किसी ऑड को ऐड करते हैं तो ऑड ही आता है, तो इसी को तो हमने a माना है ना। a = 6q+3, a = 6q+3, 6q+3 के प्लेस पर a लिखा है और a ऑड है, और वही हमने शुरुआत में माना था कि a हमारा पॉजिटिव इंटीजर a है। तो बात सही है, साबित हो रही है, मैच कर रहा है सब कुछ। सो हाँ, हम इस किसी पॉजिटिव इंटीजर ऑड को और पॉजिटिव इंटीजर को इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, तो जी हाँ, ये सही बात हो गई। देन 6q+4, तो अब यहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हो कि 6q+4, तो ये इवन है, ऐड करेंगे तो इवन आएगा, तो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। देन 6q+5 वाला फॉर्म आता है, तो ये इवन है और ये ऑड नंबर है, ऐड करेंगे तो ये ऑड ही आएगा और वही हमारा ए है, तो हाँ इस वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बस साबित हो गया, प्रूवन हो गया ये हमारा कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of 6q+1, 6q+2 और 3 और 6q+5, इन 3 में से किसी एक फॉर्म में नंबर को लिखा जा सकता है। ये हुआ हमारा साबित, 100 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होता है। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.1 का। अब ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें कहा है कि एक आर्मी कंटिजेंट है, एक आर्मी का ग्रुप है जो 616 मेंबर्स का बना हुआ है। उनको मार्च करना है, मीन्स एक परेड में चलना है बिहाइंड द बैंड ऑफ 32 मेंबर्स, मीन्स आगे उनके 32 मेंबर्स जो होंगे वो एक परेड में चल रहे होंगे, उनका एक ग्रुप चल रहा होगा, उनके पीछे 616 लोगों का ग्रुप चल रहा होगा। मीन्स ऐसा कह सकते हैं कि ये 616 लोग हैं, ठीक है, ये चल रहे हैं इनके पीछे 32 पीपल्स के पीछे, ठीक है, इनके पीछे चल रहे हैं। अब ये पूछा जा रहा है कि ये इस तरह से चलेंगे कि इनकी परेड में जो लाइंस बनने वाली हैं, मीन्स जो कॉलम्स बनने वाले हैं इनके सोल्जर्स के, इस तरह से कॉलम्स बनने वाले हैं, वो कॉलम्स ये कितने लंबे होने वाले हैं जिसके अंदर ये 616 सारे के सारे मेंबर आ जाएं और कॉलम कोई भी
छोटा बड़ा ना हो, सारे फिट हों। और आगे जो 32 मेंबर्स हैं वो भी इतने ही कॉलम्स वाली लाइंस बनाएं और उनके अंदर उनके सारे के सारे 32 मेंबर्स आ जाएं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये इस तरह के कितने कॉलम्स बनेंगे, मैक्सिमम कितने कॉलम बनेंगे जिसके अंदर दोनों ही एडजस्ट हो जाएंगे, दोनों के कॉलम सेम रहेंगे, इनके नंबर सारे के सारे 616 सारे के सारे जो मेंबर्स हैं वो इतने कॉलम्स के अंदर एडजस्ट हो जाएंगे और इनके 32 जो मेंबर्स हैं वो इनके इतने कॉलम्स में एडजस्ट हो जाएंगे। नो डाउट कॉलम्स की जो लेंथ होगी वो कम ज़्यादा रहेगी, बट ये उनके कॉलम्स बनने इतने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 बन रहे हैं तो इनके भी 5 ही लाइन्स बननी चाहिए, एक्स्ट्रा में कोई लाइन नहीं होनी चाहिए कि ये ज़्यादा नंबर है तो इनके ज़्यादा आना चाहिए, तो दोनों के कॉमन आने चाहिए। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सो हमको इन शॉर्ट जो कॉलम ढूंढने हैं वो HCF ही हमारे ये पूछे गए हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ठीक है, तो यहाँ पर HCF का मतलब ये हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में मैक्सिमम कितने कॉलम्स बन सकते हैं, हाईएस्ट कितने कॉमन फैक्टर मीन्स कॉमन कॉलम्स आ सकते हैं जिनमें ये सारे नंबर्स एडजस्ट हो जाएंगे। या फिर HCF का दूसरा मतलब ये रहता है कि HCF से इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जाते हैं। सो जी हाँ, ऐसा नंबर ढूंढना है जो अगर यहाँ पे 8 आता है तो 8 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा, ऐसा कोई नंबर आना चाहिए जिसे HCF लेना है। तो इन शॉर्ट में हमको अपनी यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करना है और इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है यहाँ पर अगर मैं यहाँ ऐसे देखना चाहूँ, सॉल्यूशन करना चाहूँ, सो 616 इज़ ग्रेटर देन 32। सो हमें पता है कि हमें ये करना है 32 से इसको डिवाइड करना है। सो हमें यहाँ पर इसको A = BQ + R वाले फॉर्म में लिखते हैं। A को लेना है हमें 616 और B को लेना है 32 और Q की वैल्यू हमें पता नहीं है, R की हमें पता नहीं है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम डिवाइड वाला काम यहाँ पर साइड में करने जा रहे हैं। 616 को थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 616 32 डिवाइड करेंगे, 32 2 जा 62 हो जाएगा, तो ये 1 जा ही लेके चलते हैं। माइनस करेंगे तो ये बचेगा 11, 11 में से 2 जाएंगे तो यहाँ आएगा 9। ठीक है, यहाँ बचेगा 5 - 3 हो जाएगा 2, 29। दैन 6 को नीचे लेकर के आएंगे, ये बनेगा 296। अभी 32 के टेबल में 10 जा में 320 होता है, तो ये 9 जा के आसपास या 8 जा के आसपास होना चाहिए। तो 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 15, 9 3 जा 27 और ये 128। तो ये इसके पास में आ रहा है, 10 जा में तो बड़ा हो जाएगा। सो ये 9 जा लिया, 288 किया, माइनस किया, 16 - 8 8 रहेगा, 8 - 8 0 0। ठीक है, अब ये 8 आया, इस 8 रिमाइंडर से हम अपने डिवाइज़र को फिर से डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड वाली। सो 8 4 जा 32। तो ऐसा नंबर, ऐसा डिवाइज़र जिससे डिविडेंड को डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर 0 आए, वही हमारा HCF होता है। 8 इज़ द HCF हियर। 8 से 32 को डिवाइड करते हैं तो 0 आता है। सो दिस वन इज़ आवर HCF। सो अब इसको अब यहाँ पे लिखेंगे, वहीं से उठा के 32 से डिवाइड किया था तो हमारा क्वोशिएंट आया था 19 और रिमाइंडर आया था 19 और रिमाइंडर आया था 8। ये पूरा डिवीज़न देखना पड़ेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, ये था हमारा रिमाइंडर। ठीक, तो रिमाइंडर 8 आया था। सो 19 रिमाइंडर आया 8, देन फिर 32 आ जाएगा यहाँ पर A के प्लेस पर और 8 आ जाएगा डिवाइजर के प्लेस पर। 8 से डिवाइड किया तो हमारा 4 टाइम्स किया था, 8 4 जा और आया था आंसर यहाँ पर 0। तो जो हमारा ये डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र B = 8 = दिस वन इज़ HCF। तो मैक्सिमम 8 लाइन्स बनेगी, मतलब ये 616 लोगों की, 618 लोगों की ये 8 लाइन्स ऐसी बनेंगी। ठीक है, ये 4 और ये 4 ऐसी 8 लाइन बनेगी और इसके अंदर ये 616 लोग सारे आ जाएंगे। ऐसी 32 वालों की भी ऐसी 8 लाइन बनेगी। ठीक है, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 करना है तो मतलब यहाँ पर 4 खिलाड़ी रहेंगे सब में। ठीक है, 4 लोग मेंबर्स यहाँ पे रहेंगे, लाइन बनाएंगे और ऐसी 8 रोज़ बनेगी। और ये 16 के अंदर अगर हम डिवाइड करने जाते हैं तो 16 के अंदर
19, ये 8 आया तो 8 से डिवाइड करते हैं तो 19 आ जाना चाहिए। 8 6 1 6 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56, माइनस किया तो ये 5 आ जाएगा। देन यहाँ पर 8 7 जा अगेन 56, तो 77, तो एक लाइन के अंदर 77 77 77 इस तरह से मेंबर्स को बिठाया जाएगा, खड़ा किया जाएगा और ये मार्चिंग होना स्टार्ट होगी। तो एक भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनेगा और सारे के सारे एक कंप्लीट रेक्टेंगल शेप में पूरा स्ट्रक्चर बनेगा। एक भी लाइन एक्स्ट्रा, एक भी कॉलम जो होगा एक्स्ट्रा नहीं होगा। सॉरी, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देख लीजिए एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप अपने टेक्स्ट बुक में भी एक बार देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसकी इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ। सो यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करना है एंड सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर so that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1, और जहाँ पर m जो है वो एक कोई इंटीजर है, ठीक है, सम इंटीजर। तो एक्स पी एन यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है, एक्स पी एन पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज़ ऑफ द फॉर्म 3q। सो नाउ ये यहाँ पर दिया हुआ है स्क्वायर कि हमको कोई पॉजिटिव नंबर है। तो सपोज हम लेट कर लेते हैं कि लेट वो पॉजिटिव इंटीजर जो है, लेट पॉजिटिव इंटीजर, पहले मैं सॉल्व कर लूँ। इंटीजर इज, स्टॉप कर देता हूँ फिर फटाफटा स्पेस ले लेगी ज़्यादा। ये क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, एनी वन, आगे भी है। सो उनका स्क्वायर, उनके स्क्वायर को या तो आप 3m वाले फॉर्म में लिख सकते हो या 3m plus 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को आप उनके स्क्वायर को आप या तो 3m वाले फॉर्म में लिख सकते हो या तो 3m plus 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हो। अगर ये इस फॉर्म में है वो नंबर तो दूसरा वाला इनवैलिड हो जाएगा, अगर इस फॉर्म में है तो फर्स्ट वाला इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये दो डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया जा सकता है या इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। किसे? एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर। मीन्स इस 5 स्क्वायर को भी लेना हो तो उसको भी कर सकते हैं, या तो ये 3m वाले फॉर्म में होगा या तो 3m plus 1 वाले फॉर्म में होगा। मीन्स अगर इस वाले फॉर्म में है तो इसमें नहीं होगा, अगर इस वाले फॉर्म में है तो इसमें नहीं होगा, और का मीनिंग ये हो जाता है। अब इसे हम प्रूव करने वाले हैं। तो इसी जो हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर है, उस एनी पॉजिटिव इंटीजर को हमने ए सपोज कर लिया है कि लेट पॉजिटिव इंटीजर इज़ ए, ठीक है। तो उस ए के स्क्वायर को हम 3m वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, उस ए के स्क्वायर को हम 3m plus 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा हमें साबित करना है। सो हम अपना यूक्लिड का जो हमारा डिवीजन एल्गोरिथम है उसको लेते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ पे इस a का स्क्वायर करना है तो हमें वो 3m वाले फॉर्म में मिलेगा। अब तो हम यहाँ पर इस एक्चुअली अब यहाँ पर 3m के साथ में यहाँ पे r जो है वो कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब r वो 0 है, वो r 0 है, इसका मतलब वो लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब ये जो b है ये हमें 3 लेना है और q हमारे इस m के इक्वल में आएगा। दोनों ही बातें एक ही हैं कहने का मतलब, करेंगे तब। सो अब हम आगे चलते हैं कि
अगर कोई इंटीजर को हम इस तरह से ले रहे हैं तो ये 3 जो होता है ये डिवाइजर है, तो जो d होगा वो हमारा r से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब r से बड़ा होना चाहिए तो r तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, तो r हमारा ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और ये b जो है हमारा वो 3 है। तो 3 कितनी चीज़ों से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, या तो 3 1 से बड़ा होगा, या तो 3 2 से बड़ा होगा। बस ये 3 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। अब ये 3 ऑप्शन मिल जाते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस a को या तो हम 3q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q + 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो 3q + 2 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। इस a को हम इन 3 में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि पूछा गया है कि इन तीनों का स्क्वायर करना है, इन तीनों का स्क्वायर करके देखो, इन तीनों का स्क्वायर करोगे तो ये 3q का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3q + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करने बैठते हैं तो ये बन जाएगा 3 3 = 9, एंड इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो हम इसे ब्रैकेट में लेकर के दिखाएंगे जिससे मिस्टेक ना हो। 3 का स्क्वायर तो 9q² प्लस इसका स्क्वायर करने का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे, ये वाला कि a² साइड में करना पड़ेगा, इस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, जो हमने 7 8 9 में सीखा है, a² + 2ab + b², ठीक है। सो फर्स्ट वाले का स्क्वायर 3 3 = 9q², दोनों का मल्टीप्लाई उसका डबल, तो 3 1 = 3, 2 = 6q + 1 का स्क्वायर 1। देन इस वाले केस में भी वही होगा, 9q² प्लस दोनों का मल्टीप्लाई, 3 2 = 6, 6 2 = 12q + 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इनको अगर मैं इस वाले फॉर्म में ले जाना चाहूँ तो ये कैसे हो सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से हो सकते हैं कि 3 × 3q, इसको अगर लेना चाहूँ तो यहाँ के अंदर मैं इन दोनों में से 3 कॉमन निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे इस वाले 3m वाले फॉर्म में लिखना है तो 3 ही बाहर निकालूंगा, तो बचेगा यहाँ पे अंदर 3 3 = q², 3 2 = 6q + 1, ठीक है। देन यहाँ से इसको मुझे इसमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मुझे यही करना है कि ये और ये, इसको मिडिल ब्रैकेट में डाल दिया कि इतना पोर्शन निकालने के बाद में बाहर रखा हुआ है और ये सारे साथ में हैं, ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है। और इस केस के अंदर इसमें भी 3 को बाहर निकालेंगे तो ये तो बन जाएगा 3 3 = 9q² प्लस ये 3 4 = 12q, और साथ में हो जाएगा यहाँ पर +4, ठीक है। अब इस केस में ये करना है कि मान लीजिए कि ये q है, इस q की वैल्यू कुछ रखेंगे, वो सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा, इस 3q² को सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर आता है, कुछ नंबर आएगा, उसको मान लीजिए कि हम k1 ले लेते हैं। वैसे ही इसे यहाँ पे किया गया है कि इतने पोर्शन को सपोज़ किया गया है, या आप सपोज़ ना भी करें तो ऐसा माने कि अगर यहाँ पर इसको सॉल्व किया, q की वैल्यू कुछ आई 1 2 3 4 कुछ भी आई, वो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये पूरा का पूरा इतना पोर्शन सॉल्व होकर के एक फिक्स आंसर आएगा, फिक्स इंटीजर आएगा। वो इंटीजर मान लेते हैं कि वो k2 हो गया, तो इसको हम 3k1 फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 3k2 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और इस वाले को हम 3k3 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 3k2 और ये +1 हो जाएगा, 3k2 + 4 हो जाएगा। a = 3q, देन 3q + 1 3q + 2 मीन्स ये अगर b की वैल्यू r से बड़ी आती तो ये b के 3 ऑप्शन मिलते हैं कि b जो होगा वो यहाँ पर 3 लिया है हमने, तो 0 से भी बड़ा होगा, 1 से भी बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा, ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। 3 ऑप्शन के हिसाब से हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं कि या तो 3q + 0 मतलब सिंपली 3q, या 3q + 1 वाले फॉर्म में, या तो 3q + 2 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पूछा है कि इनका स्क्वायर जो होता है वो हमें प्रूव करना है, शो करना।
तो इस इंटीजर का स्क्वायर करते हैं, तो इन सब का स्क्वायर करना पड़ेगा। सबका स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के लिए 3 3 9 स्क्वायर, ये 3q + 1 का स्क्वायर उस फॉर्मूले से किया जो हमने सीखा हुआ है पहले। दोनों में सेम फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। किया, अब इन दोनों के अंदर ये जो कॉमन निकलता था ये मैंने कॉमन निकाल दिया एंड देन ये बन गया 3 कॉमन निकला, सो 3 3 9, यहाँ पे बचेगा अंदर 3q² प्लस 3 बाहर निकाल दिया है तो अंदर बचेगा 2, 3 2 6 होता है तो 2q एंड बाहर +1 बचा ही है। देन अब इस केस के अंदर यहाँ पर हमें करना था ऐसा कि ये 3q + 4 जो आ रहा है इसे हमें एक स्टेप में ऐसा करना था कि ये 9q + 12q प्लस, और इसे दोनों में 3 कॉमन निकालना है और लास्ट में 1 रखना है, इसलिए इस 4 को 3 + 1 वाले फॉर्म में कर दिया एंड इन तीनों में से 3 कॉमन निकाल दिया। तो उस 3 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 3 3 9 q² प्लस 3 4 12q प्लस 3 1 3, यहाँ पे बचा 1 और फिर पीछे इसके बचा 1। ठीक है, ये 3 कॉमन निकल गया इसलिए यहाँ पे 1 बचा और ये पीछे वाला 1 है। देन अब इतने पूरे पोर्शन को एक इंटीजर समझ लिया है कि वो कोई इंटीजर होगा यहाँ तक, और उसमें फिर लास्ट में +1 रहेगा। तो क्या कहना चाहते हैं इसके अंदर कि ये हमने इसे स्क्वायर किया, स्क्वायर करके इसको ओपन किया, देन ये आता है 9q²। इस 9q² को हम 3 × 3q² लिख सकते हैं। इस 3q² को हम मान लेते हैं कि k1, ये k1 k2 k3 कोई इंटीजर है, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे इतने को तो कोई आंसर आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तब भी कोई आंसर आएगा। तो जो आंसर आएगा, नंबर आएगा, उसे इंटीजर कहते हैं। तो उसे मान लिया हमने कि वो k3 होगा, कोई इंटीजर आएगा। सॉल्व किया, कुछ इंटीजर आएगा तो मान लिया वो k2 आएगा। सॉल्व किया, कोई इंटीजर आएगा, मान लिया कि k1 हो गया। अब क्योंकि अभी हमने बताया था कि ये सारे और में हैं, या तो ये वाला फॉर्म होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। ठीक है, ये और में है। तो अगर ये और में है, जब ये है इस वाले फॉर्म में, अगर कोई इंटीजर का स्क्वायर फॉर्म इस वाले फॉर्म में है तो मीन्स बाकी के 2 फॉर्म में नहीं होगा। अगर इसमें है तो इन दोनों वाले फॉर्म में नहीं होगा, और अगर इसमें है तो इन दोनों में नहीं होगा, उस फॉर्म में। उस पर्टिकुलर नंबर को मीन्स किसी भी इंटीजर को तीनों फॉर्म में नहीं लिख सकते, तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा है। सो जब ये एक होगा तो वो 2 फॉर्म नहीं होंगे, अगर इस फॉर्म में होगा तो बाकी के 2 फॉर्म में नहीं होगा, और इस फॉर्म में होगा तो बाकी के इन दोनों फॉर्म में नहीं होगा। सो कहने का मतलब कुल मिलाकर के अगर इनको सॉल्व करते हैं तो कोई ना कोई बीच में यहाँ पे इंटीजर आने ही वाला है। तो वो कोई इंटीजर 1 टाइम के लिए ही होगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इन सब को k1 k2 और k3 इन तीनों को हम मान लेते हैं कि वो m है और वो कोई इंटीजर है, सम इंटीजर है, सम इंटीजर है। ठीक है, ऐसा हम सपोज कर रहे हैं, सपोज इन तीनों में से कोई एक ही केस बनने वाला है। सो अब हम इन तीनों को ऐसे लिख सकते हैं कि a² = या तो 3k1 होगा, और या तो 3k2 + 1 होगा, और या तो 3k3 + 1 होगा। अब क्योंकि हमने k1 k2 k3 तीनों को m माना है, इसे मैं लिख सकता हूँ या तो ये 3m वाले फॉर्म में होंगे, और या तो ये 3m + 1 वाले फॉर्म में होंगे, या तो ये 3m + 1 वाले फॉर्म में होंगे। तो ध्यान से देखो तो इन दोनों के लिए सेम ही फॉर्म जनरेट हो रहा है। सो मीन्स किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होगा उसे हम इन दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 ही फॉर्म बन रहे हैं, दोनों तो सेम ही हैं। सो ये हो गया प्रूवन। ठीक है, प्रूवन। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से यहाँ लिख सकते हैं कि हाँ, सो एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1 वाले फॉर्म में हम लिख सकते हैं। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को हम या तो 3m या 3m + 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं। आई होप आपको ये सम समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है, पावर 3 होता है, वो इन 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर
इज इक्वल टू ए, तो मीन्स ये पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो 9m के इक्वल होगा या 9m प्लस 1 के इक्वल होगा, या और ए क्यूब जो होगा वो 9m प्लस 8 वाले फॉर्म में, मीन्स तीनों में से किसी एक फॉर्म में उसे लिखा जा सकता है। ऐसा हमें शो करना है यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करके। यूक्लिड डिवीज़न लेमा वाला जो हमारा एल्गोरिथम है वो ये है, ए इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्यूब लेने वाले हैं तो हम इस b को हम 3 सपोज कर लेते हैं कि लेट b इज इक्वल टू 3, तो अब b को 3 ले लेते हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ पे 3q प्लस r। अब क्योंकि b जो होता है वो 3 वो r से बड़ा होता है और r ये 0 से बड़ा होता है, तो ये 3 r से बड़ा है, 0 इससे बड़ा है, मतलब 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो ये 3 0 से बड़ा होगा, या तो ये 3 1 से बड़ा होगा, या तो ये 3 2 से बड़ा होगा। फिर ये 3 कंडीशन खड़ी होती है, ठीक है। इसका मतलब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं कि जो a होगा उसे हम 3m वाले फॉर्म में, अब मैं यहाँ पे q की जगह पे m ले रहा हूँ, ठीक है। या तो ऐसा लिख सकते हैं कि 3q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, 3q वाले फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 0, और 3q प्लस 1 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, और 3q प्लस 2 वाले फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसा कि पीछे वाले सम में 4th नंबर वाले सम में किया था। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमको यहाँ पे क्यूब पूछा है तो हम यहाँ पे क्यूब करेंगे, 3q का क्यूब और 3q प्लस 1 का क्यूब और 3q प्लस 2 का क्यूब। अब इस क्यूब को करने के लिए हमें क्यूब वाला फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ तो हमें पता चल जाएगा कि ये, इनको हम बारी बारी से करते हैं। तो 3q अगर करना है 3 क्यूब का क्यूब, तो ये 3 3 9 3 27 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको हम एलोब्रेट करेंगे, सो 3 इंटू 9 क्यूब कर सकते हैं, 9q का क्यूब कर सकते हैं। और इसे हम सपोज़ कर लेते हैं कि ये कोई सम, इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इतने टर्म को सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर आएगा आंसर, जैसा कि पीछे किया था। तो उसको हम सपोज़ कर लेते हैं कि वो m है, तो ये हो गया 3m, जहाँ पे m की जगह पे 9q प्लस 3 हमने सपोज़ कर लिया है। मीन्स वेयर m इज इक्वल टू 9q, ऐसा हमने मान लिया। सम इंटीजर ही आंसर आएगा, मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई नंबर तो आएगा। देन दूसरा आता है 3q प्लस 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, 9th स्टैंडर्ड में किया था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab एंड अंदर a प्लस b। इस वाले फार्मूला से सॉल्व करेंगे, सो ये बन जाएगा 3q का क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस लास्ट वाला 1 है तो 1 का क्यूब प्लस 3, ये हो जाएगा हमारा 3q और b हो जाएगा 1। देन ब्रैकेट में आ जाएगा 3q प्लस 1 अगेन, सो 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 3 3 9 और 1 जा वही रहता है, और यहाँ पे ब्रैकेट में रहेगा 3q प्लस 1। अब इनके अंदर अगर हम गौर से देखें तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये हो जाएगा 9 3 27 क्यू, यहाँ मल्टीप्लाई किया 9 3 27 प्लस 9 1 9 क्यू, 9 को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। देन अब इसको सीक्वेंस में लिखेंगे 27 क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, और यहाँ पर हम इन तीनों में से कॉमन निकालेंगे, इन तीनों में से, ठीक है, और पीछे वाला 1 ऐसे रहने देंगे। तो यहाँ निकलेगा 9 कॉमन निकलेगा, हमें 9 निकालना है, हमें 3 निकालना है, तो हम 3 निकालेंगे क्योंकि हमको 3m वाले फॉर्म में 9m वाले फॉर्म में लेना है। ओके, तो हम 9 बाहर निकालेंगे, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, ये क्यूब आएगा, सॉरी क्यूब, और ये 9 1 9 तो 1 क्यूब आ जाएगा, ब्रैकेट ओवर, और पीछे वाला 1 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन, इतने पूरे भाग का सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, सम इंटीजर, इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ ना कुछ सम इंटीजर तो आंसर आएगा ही, ठीक है। इतना सॉल्व करेंगे, सो इसको हम सम इंटीजर को हम सपोज कर लेते हैं कि m है प्लस 1, तो ये हो जाएगा a प्लस b का क्यूब 3, ठीक है। अब ऐसे ही हम
सॉरी 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब किया तो ये इतना आया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा और ये वाला हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन हम ले लेते हैं। 2 हमने साबित कर दिए। ऐसा ही तीसरा वाला हमें करना है, तो ये 3 प्लस 2 का क्यूब, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही इसी सेम फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो इसका भी आंसर कुछ ऐसा ही आना चाहिए। तो अब मैं इसे यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर दे रहा हूँ, आप इसे देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे शॉर्ट में रफ में करने की ट्राई कर रहा हूँ। 3 का स्क्वायर मतलब ये 27 का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन ये लास्ट वाले का स्क्वायर तो 2 2 4 2 8 हो जाएगा, प्लस दोनों का मल्टीप्लाई 3ab, तो दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 6 3 18, तो ये हो जाएगा 18 क्यूब, ब्रैकेट में हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 2। फिर आगे और सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 8 प्लस 54 क्यूब प्लस 36 क्यूब, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 54 क्यू स्क्वायर और ये 36 क्यूब। फिर इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो 3 था पावर, सो 27 क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8, ठीक है। ये ऐसे किया। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कि इसका क्यूब करते हैं तो इतना आता है, इसका क्यूब करते हैं तो इतना आता है 27 क्यू स्क्वायर क्यू का क्यूब पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8, ठीक है। 3 क्यू, ये जो थर्ड नंबर लिया था ए वाले का किया तो 9 क्यू आया, 3 क्यू प्लस 1 का किया इस तरह से ये वाला फार्मूला यूज़ करके, तो यहाँ पर ये 9m प्लस 1 आया। अब देन थर्ड नंबर वाले को कर रहे हैं सॉल्व, तो उसका सॉल्यूशन मैंने ऊपर किया और डायरेक्टली यहाँ पर लास्ट लाइन लिखी हुई है कि क्यूब करते हैं तो 27 क्यू का पावर 3, 54 क्यू का पावर 2 और प्लस 36 क्यू एंड 8। अब क्योंकि हमको 9 वाले फॉर्म में लेना है तो हम इन तीनों में से यहाँ से इतने में से 9 कॉमन लेंगे और 9 कॉमन आएगा तो ये बन जाएगा 9 3 27 क्यूब प्लस 9 6 54 होता है, तो ये 6 क्यूब प्लस 9 4 36 होता है, तो ये 4 बचेगा, ब्रैकेट ओवर और यहाँ पर आएगा 8, ठीक है। तो लास्ट में भी हमको 8 ही चाहिए था। अब इतने पोर्शन का कोई आंसर आएगा सम इंटीजर, इसको अगर सॉल्व करते हैं सपोज करके कि आंसर क्यू के प्लेस पर कुछ भी रखते हैं तो सॉल्व होने के बाद में कोई ना कोई आंसर नंबर आएगा, वो नंबर कोई इंटीजर होगा, इसलिए वहाँ पे सम इंटीजर लेकर के उसे सपोज कर लेते हैं कि वो m है, सम इंटीजर m है, तो प्लस 8 आएगा। इसका मतलब 3 क्यूब प्लस 2 का क्यूब जो होता है वो 9m प्लस 8 आता है। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन के फॉर्म बन गए कि अगर कोई इंटीजर है उसका क्यूब लेते हैं तो उसके ये 3 फॉर्म आने चाहिए। तो हमने लिया कि b जो है उसको हमने 3 सपोज किया, 3 क्यूब प्लस r, क्योंकि आगे अभी हमको उसका स्क्वायर करना है तो उसमें 3 के स्क्वायर में 9 आ जाएगा, इसलिए हम 3 ले रहे हैं। तो 3 ले रहे हैं, अब 3 ले रहे हैं तो ये 3 b की प्लेस पर है और b जो होता है r से बड़ा होता है, तो यहाँ पर r से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 ले नहीं सकते बिकॉज 3 3 सेम हो जाएगा। तो कितने केस बन रहे हैं, 3 से छोटे नंबर कितने हैं, 2 1 और 0, तो 3 केस बनते हैं। तो तीनों केस को हमने लिख लिया, 3 क्यूब प्लस r, तो r तो 0 लेना है तो लिखा नहीं, 3 क्यूब प्लस 1 ले लिया, 3 क्यूब प्लस 2 ले लिया। अब क्योंकि इनका क्यूब करना है, क्यूब वाले फॉर्म को बताना है, तो क्यूब किया, इन तीनों का क्यूब लिख दिया, इसका क्यूब निकाला तो 27 क्यूब आया, क्यूब का पावर 3, इसमें से 3 को कॉमन ले लिया तो 3 9 जा और क्यूब पावर 3, इतने को हमने कोई सम इंटीजर है इसको सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू कुछ भी रखेंगे और कोई आंसर आएगा तो वो आंसर कोई नंबर आएगा। सम इंटीजर ले लिया, वो सम इंटीजर m है, m = 9 क्यू स्क्वायर, वो एक सम इंटीजर है। इक्वेशन 1 मिल गया हमको, ठीक है। सो यहाँ पर शायद मैंने लिखने में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, कि ये हमारा 3 क्यूब का पावर 3 किया तो हमको मिलता है 3m, ये है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है, जहाँ पर m जो है वो 9 क्यूब स्क्वायर है, ठीक। देन फिर दूसरा वाला हमने लिया ये, तो इसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है 9m प्लस 1 और ये हमने इक्वेशन 2 कर दिया, मीन्स इसका क्यूब करते हैं, ये भी कोई इंटीजर का फॉर्म है, उसका क्यूब करते हैं तो, और इसको हमने क्या लिया था a, क्योंकि ये तीनों a के मैनिफेस्टेशन है,
ए के एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है, वो उस पॉजिटिव इंटीजर को हम ये 3 फॉर्म में लिख सकते हैं, और अब उन तीनों फॉर्म का क्यूब किया है तो उसका क्यूब ये इतना आ रहा है, ठीक है। सो फाइनली हम आंसर में ऐसा कह सकते हैं कि दूसरे वाले को भी स्क्वायर करते हैं, फिर उसमें से कॉमन निकालते हैं, उसका भी सम इंटीजर लेते हैं, तो m सपोज करते हैं तो 9m + 8 वाला फॉर्म मिल ही जाता है हमको। एक बार आप गौर से ध्यान से देखेंगे फिर से तो आपको समझ में आ जाएगा। सो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन कि जो a है उसको हम, कोई इंटीजर है उसके क्यूब को हम ये 3 फॉर्म में से किसी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसके क्यूब को इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होता है, ठीक है। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।